हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रिजेश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं, नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वायुमंडल के बारे में संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। एक मोटिवेशनल पंक्ति है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो इसी के साथ आज हम लोग वायुमंडल से संबंधित जो भी प्रश्न जिस भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हालांकि वायुमंडल एक ऐसा चैप्टर है कि सारी परीक्षाओं में कोई भी आप परीक्षा दीजिए, यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो, चाहे टेट की परीक्षा हो, चाहे जिसकी भी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम वायुमंडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं कि और वायुमंडल एक ऐसा पार्ट है, ऐसा चैप्टर है कि जो पर्यावरण में भी पूछा जाता है, भूगोल के अंतर्गत भी पूछा जाता है। तो मतलब ये पर्यावरण में भी शामिल है और भूगोल में भी शामिल है, कहने का मतलब ये। तो आइए देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल की अगर हम बात करें कि वायुमंडल क्या है, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो भी गैसों का मिश्रण पाया जाता है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो भी गैसों का मिश्रण पाया जाता है, वो वही वायुमंडल है। एक साधारण सी भाषा में वही वायुमंडल है। मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के चारों ओर कुछ इस तरीके से गैसों की परतें हैं। ये इस तरह की गैसों की परतें, गैसों की परतें मिलती हैं, जिसको हम लोग सम्मिलित रूप से वायुमंडल कह देते हैं। और हमारे वायुमंडल में किस प्रकार की गैसें होती हैं, तो हमारा जो वायुमंडल है वो मिश्रित गैसों का समूह, वो मिश्रित गैसों का समूह है। भले है कोई गैस ज़्यादा है, कोई गैस कम है, वो अलग चीज़ है, लेकिन तमाम गैसों का मिश्रण जो होता है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं, साधारण सी भाषा में बात। तो आइए देखते हैं कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल को हम कैसे समझेंगे, किस तरीके के प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सारी स्थितियों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो अगर हम मंडल की बात करें, तो हमारे आसपास जो मंडल पाए जाते हैं, मान लीजिए एक ये है, एक ये है, और एक ये। एक हमारी पृथ्वी पे स्थल मंडल, एक हमारी पृथ्वी पे स्थल मंडल पाया जाता है, दूसरा जल मंडल पाया जाता है, दूसरा जल मंडल पाया जाता है। स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, तीसरा वायुमंडल पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। और
जहाँ पे वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल तीनों का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे तीनों मिले हुए होते हैं, उसी को हम नाम दे देते हैं जय मंडल। उसी को हम नाम दे देते हैं जय मंडल। जय मंडल पर ही जो है जीवन पाया जाता है। जय मंडल पर ही जीवन पाया जाता है। तो हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, ये 3 तरह के मंडल पाए जाते हैं। और ये तीनों मंडलों का जो सम्मिलित स्थान होता है, उसी को हम जय मंडल कहते हैं, और वहीं पर जीवन पाया जाता है। ये आप ध्यान में रखिए। तो आज हम इसमें से वायुमंडल की चर्चा करने वाले हैं कि वायुमंडल क्या है। तो आइए वायुमंडल पे, मान लीजिए हमारी एक पृथ्वी है, उसके चारों तरफ गैसों की परतें होती हैं। तो अगर पृथ्वी की सतह की बात करें, पृथ्वी के सतह के पास की जो परत होती है गैसों की, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, पृथ्वी के पास, पृथ्वी की सतह के पास की जो गैसों की परत होती है, तो उन सभी परतों के बारे में हम लोग जानेंगे। और पहली परत का जो नाम है उसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। किस मंडल के नाम से जानते हैं? क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। तो ये पृथ्वी की सतह के बिल्कुल पास का मंडल होता है, क्षोभ मंडल। इसको हम अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसको हम क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है। उसके बाद जो दूसरा मंडल हमारा आता है वो समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। उसके बीच का जो मंडल है उसको हम मध्य मंडल कहते हैं, जिसको हम मीजोस्फेयर के नाम से जानते हैं। मध्य मंडल के ऊपर अगर हम बात करें, मध्य मंडल के ऊपर अगर हम बात करें, तो उसको हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में आयनोस्फीयर कहते हैं। और उसके बाद, आयन मंडल के बाद वायुमंडल पाया जाता है, जिसको हम बहिर्मंडल के नाम से भी जानते हैं। और उस वायुमंडल को अंग्रेजी में एक्सोस्फीयर बोला जाता है। तो अगर हम इसको याद करना चाहें कि ये जो पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों की परतें हैं, पृथ्वी से सतह से ऊपर उठती हुई जो जा रही हैं, तो हम अगर एक बीचों बीच मंडल की बात करें तो बीच में मीजोस्फीयर, मध्य मंडल, मध्य मंडल के नीचे 2 मंडल, सबसे नीचे में क्षोभ मंडल और उसके बाद समताप मंडल, मतलब ट्रोपोस्फीयर और उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर। और मध्य मंडल के ऊपर 2 मंडल, मध्य मंडल के ऊपर में आयनोमंडल, आयनोस्फीयर के नाम से जिसको हम जानते हैं, आयन मंडल जिसको हम कहते हैं, और उसके आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल जिसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो आइए पहले हम क्षोभ मंडल की बात कर लें। क्षोभ मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल जिसको हम ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ट्रोपोस्फीयर, क्योंकि हमने पृथ्वी के सभी मंडलों का हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उसके नाम को लिख दिया है, बता भी दिया है। क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में ऐसा होता है कि अंग्रेजी उसकी दे दी जाती है और आपको सारे मंडल पता होने के बाद भी आप उस प्रश्न को कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए हर मंडल, वायु की जो भी परतें हैं वायुमंडल की, उनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपको पता होना चाहिए, ताकि यहाँ से जो आने वाला प्रश्न है वो आपका कतई गलत ना हो। तो अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल, अगर हम इसकी बात करें क्षोभ मंडल, तो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 8 किलोमीटर है,
इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 18 किलोमीटर। ये पृथ्वी के ध्रुव की बात है और ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा जो होती है वहाँ की बात है। तो ध्रुवों पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। तो पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो ध्रुवों पर कम, भूमध्य रेखा पर अधिक। भूमध्य रेखा पर अधिक, भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंचा कह लीजिए इसको। तो हमारा जो क्षोभ मंडल होता है वो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर उसकी ऊंचाई जो होती है वो 18 किलोमीटर होती है। अगर हम क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई की बात करें, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 12 से या कह लीजिए 14 से 16 किलोमीटर के बीच होती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो होती है वो 14 से 16 किलोमीटर के बीच होती है। इसके बाद अगर और विशेषता क्षोभ मंडल के बारे में जाने कि क्षोभ मंडल में और क्या क्या है, तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। तीसरी विशेषता क्षोभ मंडल की मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं, बादल बनना, बरसात होना, ये क्षोभ मंडल में ही जो है होता है। जो भी बारिश होती है, जो भी बादल बनते हैं, ये सारी क्रियाएं हमारे क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती हैं। क्षोभ मंडल की और अगर हम बात करें, पृथ्वी के सबसे पास, पृथ्वी के सतह के पास का मंडल है। पृथ्वी के सतह का के पास का मंडल, पास का मंडल है। पृथ्वी के सतह के पास का मंडल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, ठंडी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है क्योंकि गर्मी के समय में जब हवा गर्म होती है तो उसका एक प्राकृतिक गुण है कि जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होती है और जब हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। इसलिए क्षोभ मंडल जो है वो गर्मी के समय में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और ठंडी के समय में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। क्योंकि क्षोभ मंडल पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। क्षोभ मंडल पे सब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होती है, इसलिए ये सबसे नीचे वाले मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है और सबसे नीचे वाला जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम बात करें कि
क्षोभमंडल की अगली विशेषता अगर हम जानना चाहें तो अगली विशेषता यह है कि जैसे जैसे हम क्षोभमंडल की ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जो तापमान है हमारा वो कम होता चला जाता है। क्यों कम होता चला जाता है? क्या कारण है कि तापमान कम हो जाता है? तापमान इसलिए कम हो जाता है कि निचली सतह पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है तो ये सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है, और जब ये सूर्य से आने वाली विकिरण को अवशोषित कर लेती है तो एक गर्मी पृथ्वी की निचले सतह पर जो वातावरण है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और उस गर्म होने की वजह से पृथ्वी की सतह पर गर्मी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे गर्मी कम होती चली जाती है। और इससे भी संबंधित एक प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, और वो ये है कि 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। और या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो ये जो विशेषताएं अभी हम लोगों ने देखी, ये सारी विशेषताएं क्षोभमंडल की हैं, ट्रोपोस्फेयर की हैं। इसको आप बहुत ध्यान से एक बार दो बार देखिएगा, समझिएगा, और हो सके तो कुछ लिख लीजिएगा। तो ये क्षोभमंडल से संबंधित विशेषताएं हम लोगों ने जाना। अब अगला जो मंडल आता है, अगला जो मंडल आता है वो आता है समताप मंडल। उसको हम कहते हैं समताप मंडल। तो आइए हम लोग जानते हैं समताप मंडल के बारे में। तो समताप मंडल की अगर हम बात करें, समताप मंडल समताप मंडल की बात करें, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब समताप का मंडल का मतलब सम मीन्स बराबर। यहाँ बिल्कुल एक बराबर तापमान रहता है। यहाँ ऊपर नीचे होने से तापमान में कमी या वृद्धि जैसे गुण नहीं पाए जाते हैं, सीधी सी बात। समताप मंडल और समताप मंडल जो होता है वो क्षोभ मंडल जहाँ खत्म होता है वहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर तक, क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर ऊपर तक समताप मंडल की ऊंचाई होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 50 किलोमीटर लिखा हुआ है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर। तो अब हम इस मंडल की विशेषता जानेंगे कि समताप मंडल में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, और यहाँ से आने वाले सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो पहली विशेषता यह है कि मौसमी घटना नहीं होती। मौसमी घटना नहीं होती। समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटना नहीं होती है। ना तो यहाँ बादल बनता है, ना यहाँ आंधी आती है, ना यहाँ तूफान आता है। तो समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती। इसीलिए बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि हवाई जहाज उड़ाने का आदर्श मंडल कौन सा है। तो यही समताप मंडल है। हवाई जहाज उड़ाने का आदर्श मंडल जो है वो
समताप है, क्योंकि यहाँ ना तो बारिश होती है ना बादल बनते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा मौसम रहता है, इसीलिए और समान तापमान भी रहता है। तो दूसरी विशेषता यह है कि हवाई जहाज उड़ाने का आदर्श मंडल जो है वो समताप मंडल होता है, जिसको हम वायुयान भी कह सकते हैं। तीसरी बात, समताप मंडल की तीसरी बात अगर हमको ध्यान में रखना है, जो हमको इस पाठ से सीखना है समताप मंडल से, समताप मंडल की विशेषता से, वो ये है कि ओजोन परत की उपस्थिति, ओजोन परत जिसको हम O3 के नाम से डिनोट करते हैं, O3 के नाम से डिनोट करते हैं। तो ओजोन परत की उपस्थिति जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन की परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। और अगर इसकी मोटाई की अगर हम बात करें कि ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है, तो ओजोन परत की मोटाई जो होती है वो 15 से 35 किलोमीटर, 15 से 35 किलोमीटर मोटी जो है ओजोन की परत होती है, जो समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल की मोटाई अगर आप जानें तो वो 18 से 50 किलोमीटर के बीच का जो मंडल होता है वही समताप मंडल होता है। तो 15 से 35 किलोमीटर की मोटी परत जो है वो समताप मंडल में ओजोन गैस की पाई जाती है। अब रही बात ओजोन गैस का क्या मतलब है। ओजोन गैस का ये मतलब है क्योंकि सूर्य से जितनी भी अल्ट्रा वायलेट विकिरण पृथ्वी पर आती हैं उसको डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचने से ये रोकती है, आने नहीं देती। उनको ओजोन परत वहीं पे अवशोषित कर लेती है, जिससे जो भी जीव जंतु, चाहे वो मानव हो चाहे वो पशु हो, तमाम तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। चाहे वो त्वचा कैंसर हो, चाहे तमाम अन्य तरह की बीमारी हो। तो इन तमाम बीमारियों के बचाने में भी, बीमारियों से बचाव ओजोन परत करती है। और ओजोन परत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि इसकी परतों में छेद हो रहा है, इसका क्षरण हो रहा है, ओजोन परत पतली हो रही है, तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। तो आपने सुना भी होगा कि ध्रुवों पर जो है, जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर ओजोन परत में छेद पाया गया। तो ये जो ओजोन परत का क्षरण होता है, ये एक गैस होती है CFC गैस, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। यह एक तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इस गैस के कारण ही ओजोन की परत को नुकसान पहुंच रहा है, जिसको हम हरित गृह प्रभाव गैस भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने समताप मंडल के बारे में विधिवत जान लिया कि समताप मंडल क्या है। अब इसके बाद आता है मध्यमंडल। जिसको हम मीजोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब मीजोस्फीयर की जो ऊंचाई है अगर हम बात करें तो 80 से लेकर के 50 से लेकर के भाई 18 पृथ्वी की सतह से 18 या 8 किलोमीटर क्षोभ मंडल
और 18 से 50 के बीच में समताप मंडल हम लोगों ने पढ़ा। अब 18 से 50 किलोमीटर के बीच का जो मंडल है उसको हम मीजोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में मध्य मंडल कहते हैं। अब मध्य मंडल की विशेषता क्या है? अगर हम बात करें कि मध्य मंडल क्या है, जिसको हम मध्य मंडल कहते हैं, जिसको हम मध्य मंडल कहते हैं, मीजोस्फीयर कहते हैं। तो मध्य मंडल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे जो तापमान होता है -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मध्य मंडल का जो तापमान है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, कितना ठंडा हो जाता है। और एक विशेषता मध्य मंडल की और ये है कि उल्का संबंधी जो घटनाएं, जो आप कभी कभार आपको दिखाई देता होगा कि आसमान में एक रोशनी सी बढ़ती हुई चली जाती है और बाद में बुझ जाती है, जिसको हम उल्का नाम देते हैं। कुछ लोग गांव या देहात में या आम चर्चा में रहता है कि तारा टूट रहा है, तो ऐसा तारा वारा कुछ होता नहीं है। तारा कभी टूटता नहीं है, क्योंकि वो उसमें गैस के बने होते हैं, कुछ ठोस भी होते हैं, लेकिन तारा कभी टूटता नहीं है। तो ये जो उल्का, जिनको हम उल्का नाम देते हैं कि उल्का संबंधी घटना, तो कभी कभी ये भी प्रश्न में पूछता है कि उल्का संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो वहाँ हमको ध्यान देना है कि वो मध्य मंडल में होती है। उल्का संबंधी घटना, उल्का संबंधी घटना, उल्का संबंधी घटना कहाँ होती है? मध्य मंडल में होती है। तो मध्य मंडल में दो चीजें हमको ध्यान में रखना है। एक, -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है वहाँ का, और दूसरा उल्का संबंधी घटना वहाँ होती है। जो भी क्षुद्र ग्रह आप देख रहे होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह रहते हैं। वही क्षुद्र ग्रह कभी कभी अपनी दिशा से भटक कर पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं, और वो जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं इस मध्य मंडल में, तब वो जलना शुरू कर देते हैं, और उसी के जलने को हम उल्का संबंधी घटना नाम देते हैं। तो हम लोगों ने मध्य मंडल के बारे में जाना। अगला जो 80 से ऊपर 640, 80 के बाद 640 तक के बीच का जो मंडल है उसको हम आयन मंडल कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में आयनोस्फीयर भी कहते हैं। और इसको हम आयन मंडल क्यों कहते हैं, इसको हम आयन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि आयनोस्फीयर में या आयन मंडल में आयनिक गुण पाए जाते हैं। इसमें जो है आयनिक गुण पाए जाते हैं, जिससे जो रेडियो तरंगे होती हैं जो नीचे से छोड़ी जाती हैं, तो उस आयन मंडल से वो टकराकर वापस पृथ्वी पर लौट आती है। इसीलिए इस मंडल का नाम आयन मंडल पड़ा है। तो आयन मंडल से सब सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ से रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं, नीचे से छोड़ी जाती हैं और वहाँ से वापस पृथ्वी पर फिर लौट आती हैं। तो इसीलिए इस मंडल को आयन मंडल के नाम से हम जानते हैं। और इसके ऊपर जो है वो वायुमंडल, जिसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। अब वायुमंडल
वायुमंडल की अगर ऊंचाई की बात करें 640 से ऊपर को हम वायुमंडल कहते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है कि वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होगी। जैसे 80 से 640 के बीच का जो मंडल है आयन मंडल है, लेकिन 640 के ऊपर वायुमंडल जो है इसकी कोई निर्धारित ऊंचाई नहीं बताई जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। और वायुमंडल की जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता ये है वायुमंडल की पहली विशेषता ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की अधिकता होती है। क्यों होती है? कारण क्या है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस की अधिकता होती है? वह इसलिए होती है क्योंकि ये हल्की गैसें हैं। जैसे हम लोगों ने क्षोभ मंडल में पढ़ा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, तो वो भारी गैस है, इसलिए वो जो है क्षोभ मंडल में पाई जाती है। और हीलियम और हाइड्रोजन ये हल्की गैसें हैं, इसलिए ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि हाइड्रोजन या हीलियम गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें जो हैं वो वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो दूसरी विशेषता वायुमंडल की और क्या है? तो वायुमंडल में हम लोग उपग्रह को जो है तमाम तरह के सैटेलाइट या उपग्रह जो छोड़े जाते हैं वो वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक ध्रुवीय होते हैं, एक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होते हैं, और एक भूस्थैतिक कक्षा। एक ध्रुवीय कक्षा में ग्रह छोड़े जाते हैं और एक जो है भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं। एक ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह होते हैं और एक भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं। तो ये दो तरह के उपग्रह, एक भूस्थैतिक उपग्रह और दूसरा ध्रुवीय कक्षा का उपग्रह। जो ध्रुवीय कक्षा का उपग्रह होता है, कभी कभी इसकी ऊंचाई पूछ लेता है कि ये कितनी ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। तो ये 700 से 1200 किलोमीटर जो ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह होते हैं, 700 से कहीं 1100 आपको लिखा मिलेगा, कहीं 1200 आपको लिखा मिलेगा। तो ये आप जान के रखिए कि अगर ध्रुवीय कक्षा का उपग्रह है तो वो 700 से 1100 के किलोमीटर के बीच या 700 से 1200 के किलोमीटर के बीच ये स्थापित किए जाते हैं। उसी तरीके से जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं, ये उपग्रह जो है ये 36,000 किलोमीटर, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। तो वायुमंडल में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, अगर वो ध्रुवीय कक्षा का है तो 700 किलोमीटर से लेके 1100 किलोमीटर तक या 1200 किलोमीटर तक ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। और यदि वही उपग्रह भूस्थैतिक उपग्रह है तो वो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वायुमंडल के विषय में चर्चा की, और वायुमंडल के विषय में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कभी कभी सवाल परीक्षाओं में आता है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, और जो ज़्यादा पूछा जाता है उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। तो
तो पहली गैस का नाम है नाइट्रोजन। पहली गैस का नाम है नाइट्रोजन, जो 78.08% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। और इससे जो प्रश्न आता है वो ये है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, तो वहाँ हम नाइट्रोजन गैस को बताते हैं कि 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस, लेकिन फैक्ट जो है वो 78.08% जो है वो नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। दूसरे नंबर की जो गैस है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसकी अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 20.93%। ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा होती है वायुमंडल में 20.93% होती है, और कहीं कहीं आपको 21% भी मिलेगा पूरा पूरा। उसके बाद जो अब ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस की मात्रा हमको बहुत ध्यान से देखना है कि 78.08% नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का प्रयोग क्या है? नाइट्रोजन का प्रयोग ये है क्योंकि इसको पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपनी वृद्धि के लिए, विकास के लिए। उसी तरह से ऑक्सीजन गैस जो 20.93% पाई जाती है, उसका जो प्रयोग है उसको हम श्वसन के रूप में लेते हैं। जो भी हम ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। तीसरी जो गैस है वो आर्गन गैस है। आर्गन गैस, जिसको हम आर्गन गैस है। अब आर्गन गैस की मात्रा की अगर हम बात करें तो 0.93% पाई जाती है ये वायुमंडल में हमारे आर्गन गैस। आर्गन गैस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अक्रिय गैस है ये आर्गन गैस जो है ये एक अक्रिय गैस है, अर्थात ये इस गैस में किसी प्रकार की क्रिया देखने को नहीं मिलती। उसके बाद हम बात करें CO2, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो 0.03% ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इसकी जो मात्रा होती है पूरी वायु का तो 0.03%। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? दशमलव में है, याद कैसे होगा? तो याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि 78.08% नाइट्रोजन, मोटा मोटा 21% ऑक्सीजन, जिसको हम 20.93% कहते हैं फैक्ट के रूप में। उसके बाद आर्गन, दो अगर हटा दें तो 0.93% आर्गन। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर हम बात करें तो 0.03%। तो ये 3 तरह की गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में एक प्रश्न भी आता है कि भारी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। और अभी हमने वायुमंडल में पढ़ा कि हाइड्रोजन और हीलियम ये जो है हल्की गैसें होती हैं। तो ये भी कई परीक्षाओं में बार बार प्रश्न जो है वो पूछा गया है, तो इसके बारे में हमको जानना होता। और ऑक्सीजन जीवन के लिए जिम्मेदार गैस है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कि जीवन के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो वो ऑक्सीजन है। ये तो नॉर्मली है, आप लोग जानते ही हैं। तो आज हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में चर्चा की, और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारा वीडियो देखिए और कुछ ना कुछ कमेंट भी अच्छा खराब का करिए। जो भी कमियां होंगी हम उसको दूर करने के लिए तत्पर रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।